No share price is too low in a bear market and too high in a bull market. कोई भी शेयर प्राइस एक बियर मार्केट में इतना कम नहीं होता कि उससे नीचे ना जा सके, और बुल मार्केट में कोई भी शेयर प्राइस इतना हाई नहीं होता कि उससे ऊपर जाने की स्कोप ना हो। क्या काफी सालों से आप मार्केट में हैं और अभी तक लॉस में ही हैं, या इतने सालों तक अपनी नींद अपना चैन गंवाने के बाद भी सिर्फ 2 4 5% का रिटर्न ही कमा पाए हैं? क्या आप जब 100 रुपए का शेयर 70 का, 60 का, 50 का हो जाता है तो ये सोच के लेते हैं कि इससे नीचे क्या जाएगा, लेकिन वो शेयर उसके बाद भी और नीचे जाता है, 20 रुपए हो जाता है, 10 रुपए हो जाता है? क्या आप जब शेयर बेचते हैं तो आपके बेचते ही शेयर डबल हो जाता है? मैं अंकुर जैन आपका स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ज्ञानशाला में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात की मार्केट के पॉजिटिव फैक्टर्स की, मार्केट के नेगेटिव फैक्टर्स की। हमने डिस्कस किया कौन से फैक्टर्स मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं या कौन से फैक्टर्स मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि मार्केट जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव फैक्टर्स के ही ग्रिप में है। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ जान के क्या फायदा अगर हम इसको मुनाफे में ना तब्दील कर सकें। तो आइए आज हम कोशिश करते हैं आपको मुनाफे की तैयारी करवाने के लिए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप डायरेक्ट स्टॉक के ऊपर वीडियोस बनाइए, स्टॉक टिप्स शेयर कीजिए। अच्छी बात है, हम आपसे वो भी शेयर करेंगे, बट रिमेंबर, यू कैन बोरो अ स्टॉक आइडिया फ्रॉम मी, बट यू कांट बोरो माई कन्विक्शन। You can borrow stock data analysis from me, but you cannot borrow my vision. आप मुझसे एक स्टॉक आइडिया तो ले सकते हैं, या मुझसे या किसी और से आप एक स्टॉक आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन उस स्टॉक की जो स्टोरी है, क्या उस पर आप उतना विश्वास ला पाएंगे? क्या जो डाटा मैं और एनालिसिस मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें वो दूरदर्शिता आप ला पाएंगे? अगर मैं आपसे कोई टारगेट शेयर करूं तो क्या आप उस टारगेट के ऊपर पक्का विश्वास रख पाएंगे? सोचिए। हो सकता है कुछ लोग हाँ भी कह रहे हो। तो आइए कुछ समझते हैं अपन कुछ एग्जांपल से कि स्टॉक आइडियाज बोरो करने से क्या हो सकता है। आपने इन 4 स्टॉक्स का नाम तो सुना होगा: टाइटन, यस बैंक, डीएचएफएल और करूर वैश्य बैंक। ये चारों में क्या कॉमन है? ये चारों में ये कॉमन है कि ये सारी की सारी राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग्स हैं। अब बहुत से लोगों ने ये आइडियाज उनसे बोरो किया होंगे, ये स्टॉक्स उनको देख के ले लिए होंगे। चलिए अब इनके ऊपर अपन थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। पहले बात करते हैं यस बैंक के बारे में। राकेश झुनझुनवाला जी ने 1.3 करोड़ शेयर्स यस बैंक के 67 के भाव में लिए थे, आज से कुछ 3-4 महीने पहले। उनको देख के शायद आप लोगों ने भी 67 में, 70 में, 75 में भी और शायद 80 रुपए भी उस समय ये गया था तो लिए होंगे। अब आज यस बैंक की क्या हालत है आप देख ही रहे हैं, 12 या 13 रुपए पे ये चल रहा है। तो जब राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर लिया तो हमें नहीं पता कि उनका क्या कन्विक्शन था, क्या स्टोरी थी, कितने साल का विजन था। अगर हमने उनको देख के ये कॉपी कर लिया और आज वो शेयर जो है वो 12-13 रुपए पे रखें, या तो हम बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे या बहुत सारे लोग इसमें लॉस बुक करके निकल चुके होंगे। सो इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट अ स्टोरी और आप उस शेयर को खरीद लेते हैं तो आगे आप उसमें फंस सकते हैं या लॉस बुक करने की स्थिति आपको आ सकती है। आज हमें नहीं पता कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास वो शेयर्स हैं या नहीं हैं, और हमें नहीं पता कि उनका क्या व्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका व्यू गलत है, हो सकता है यहां से स्टॉक 100, 150, 200 जो भी हो सकता है हो जाए, और इस लेवल पे मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सिर्फ क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने लिया हम ये सोच के शेयर को ना लें। चलिए दूसरे शेयर की बात करते हैं, डीएचएफएल, जो उनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है। डीएचएफएल में बहुत शेयर्स उनके पास थे, आज मुझे नहीं पता कितने हैं। और ये शेयर जब 500-600 रुपए चलता था तो हर एनालिस्ट की पहली पसंद थी, क्योंकि प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स के मल्टीपल्स पे उस समय ये बहुत सस्ता शेयर था अपने पीयर्स के मुकाबले। क्या हुआ इसका आप हम सब देख ही रहे हैं। तो अगर हमारे पास कन्विक्शन नहीं है कि हम क्यों ये शेयर खरीद रहे हैं और सिर्फ एनालिस्ट की देखा देखी या एनालिस्ट के एडवाइस पे हम ये शेयर खरीद लेते हैं,
तो ज़रूरी नहीं हम इनसे प्रॉफिट कमाएं, हो सकता है हम बहुत बड़े लॉसेस में जाएं। चलिए, ये दो तो हमने नेगेटिव एग्जाम्पल देखे। एक करूर वैश्य बैंक भी है, वो भी नेगेटिव एग्जांपल है। करूर वैश्य बैंक भी झुनझुनवाला जी की बड़ी होल्डिंग है और आज बहुत नीचे चल रहा है, तो आप शायद बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप झुनझुनवाला जी की कन्विक्शन से, उनकी स्टोरी से, उनके विजन से परिचित नहीं है कि ये कितने साल रखेंगे और कितना ये हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्टॉक के बारे में खुद का हमारा एक एनालिसिस हो, खुद की स्टोरी हो और खुद का एक कन्विक्शन हो, विजन हो। चलिए, ये नेगेटिव स्टॉक्स पे हमने बात करी। अब हम बात करते हैं टाइटन की। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने 2002-2003 में टाइटन खरीदा था, बहुत ह्यूज चंक खरीदी थी और उस समय रेट था 65 से 70 रुपए के बीच में। तो उनकी जो सारी होल्डिंग है टाइटन की, वो 65 से 70 के बीच में होनी चाहिए। आज टाइटन कितना है? आज टाइटन 1000 रुपए के आसपास है। टाइटन कितना गया था? 1300 रुपए के पास टाइटन गया था। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे एक नेगेटिव रिटर्न वाले शेयर्स की हमने बात की, आपने स्टॉक आइडिया बोरो किया, उसमें आप पैसा नहीं कमा पाए। क्या आपने पॉजिटिव शेयर जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए उसको बोरो करके पैसा कमाया? शायद आपने उसमें भी पैसा नहीं कमाया। जब 70 रुपए पे झुनझुनवाला जी ने लिया होगा, बहुत से लोगों ने कॉपी किया होगा, फिर उसके बाद काफी साल से वो आज तक इसको होल्ड कर रहे हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए शेयर हुआ, सबको पता था कि राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग में है। क्या 100 रुपए पे, 200 रुपए पे, 300 रुपए पे आप लोगों ने लिया? या ले भी लिया तो क्या जो जिसने 100 रुपए में लिया उसने क्या आज 1300 रुपए तक इसको होल्ड किया? क्या आज तक ये आपकी होल्डिंग में शामिल है? क्या 100 रुपए के शेयर्स 1300 रुपए होने के बाद भी आप उसमें, आपके पास इतना विजन है कि उसको होल्ड करें? बहुत से लोगों ने 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए में ये प्रॉफिट्स बुक कर लिए होंगे। और बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 700-800 रुपए में शेयर को खरीदा होगा और उसके बाद जब ये 1300 हुआ होगा शायद बेच दिया हो या नहीं बेचा हो, तो अब जब ये कम होके फिर वापस से 700-750 हुआ था तब बेच दिया हो। तो अल्टीमेट थिंग इज, आज हमने ये पूरी बात से ये सीखा कि सिर्फ स्टॉक आइडिया बोरो करने से कुछ नहीं होता। आपको उसके ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए, आपको उसकी स्टोरी पे बिलीव होना चाहिए। तो यही हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ एक स्टॉक आइडियाज आपके साथ ना शेयर करें, हम आपके अंदर एक कन्विक्शन लाएं। और वो कन्विक्शन के लिए जो टूल्स चाहिए कि कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करना है, कैसे इकोनॉमी को समझना है, कैसे स्टॉक के वैल्यूएशंस को समझना है, हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम आप उस पर इंसाइट्स दें। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम आपको स्टॉक्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे, अपने कोई स्टॉक्स टिप्स या स्टॉक रिकमेंडेशंस या ओपिनियन शेयर नहीं करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन ज्यादा मजा आएगा आप अगर कंसेप्ट्स को समझने में, वैल्यूएशंस को समझने में, एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दें। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसा कि हमने अभी ये 4 स्टॉक्स को डिस्कस किया, ऐसे मैं बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मेन जो आपको मेरे को मैसेज देना था वो मैंने आपको दिया। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि अब प्रेजेंट स्टॉक मार्केट में क्या करें। हम इस बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छी आपको इंसाइट्स देंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम अभी हैं कहां। तो एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि वाई टू इन्वेस्ट एट ऑल, हम निवेश करें ही क्यों? ये सवाल क्यों जरूरी है, इस पे मैं घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन मोटा मोटी आप 2 लाइन में इसको समझें तो हम इन्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि एक महंगाई नाम का हमारा दुश्मन है जो हमारी परचेजिंग पावर को गिराता रहता है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए कि हम अपनी परचेजिंग पावर बनाए रखें या परचेजिंग पावर को बढ़ाएं। चलिए इसको हम समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, आज से 8-10 साल पहले हम कचौड़ी समोसे खाते थे, तो आपको याद है कितने में मिलता था? शायद 1 रुपए या 2 रुपए में हम कचौड़ी या समोसा खाते थे। मोटा मोटी हम पकड़ लेते हैं 2 रुपए में हम खाते थे। तो 2 रुपए की कचौड़ी 10 साल बाद आज कितने की हो गई है? 10 रुपए की। तो 2 रुपए की कचौड़ी 10 साल में 400% बढ़ के आज 10 रुपए में हमको मिल रही है। क्या हमारे पास हमारे जो पैसे थे वो भी 400% का रिटर्न हमको दिया? मान लीजिए आज से 10 साल पहले हमारे पास 20 रुपए थे तो हम उसमें 10 कचौड़ियां खरीद पाते थे। आज 10 कचौड़ी खरीदने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए चाहिए।
तो क्या हो 20 रुपए हम आज 100 रुपए कर पाए? वो जवाब आपको अपने लिए खुद ही देना है। तो हम इन्वेस्ट करें इसलिए कि हम अपने पैसे को उतना बढ़ा सकें कि हमारी परचेजिंग पावर मेंटेन रहे या बढ़ जाए। दोस्तों, हमारे इस डिस्कशन से कि हम इन्वेस्ट क्यों करें, दो चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। पहली, कि निवेश ना करना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्क है। व्हाट इज द रिस्क इन नॉट इन्वेस्टिंग? इट इज द रिस्क ऑफ लूजिंग योर परचेजिंग पावर। तो अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी खरीदने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने का रिस्क ले रहे हैं। दूसरी बात यह क्लियर होती है कि हमारे पास जब तक महंगाई है और कोई चारा ही नहीं है, अगर हमें आगे बढ़ना है या हमें अपने पैसे की कीमत बचाना है तो निवेश तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के बाद आपने एक चीज तो अपने जहन में बिठा ली होगी, एक चीज क्लियर हो गई होगी, या एक जवाब आपने अपने आप को दे दिया होगा कि अब निवेश तो करना है। तो ये तो मन आपका बन गया कि निवेश तो करना है। तो अगला सवाल ये आ जाता है कि निवेश करना है तो ये निवेश कहाँ किया जाए? क्योंकि बहुत सारे निवेश के रास्ते हैं। सिर्फ इक्विटी मार्केट, सिर्फ शेयर मार्केट ही एक अकेला रास्ता नहीं है। देर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, आजकल पीएमएस चालू हो गया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चालू हो गई है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन आज की तारीख में एक बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक है कि लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया जाए, या सोचते हैं कि कैसे किया जाए, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, इस वीडियो के लिए हम अपनी जो डिस्कशन है वो पूरी की पूरी सिर्फ इक्विटी पे रखेंगे। तो ये डिसाइड किया कि इन्वेस्ट करना है। अब ये हमको खोजना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अब हम कैसे ये चीज डिसाइड करें कि जिस एसेट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो एसेट इन्वेस्ट करने के लायक भी है, या हम कैसे डिसाइड करें कि किस एसेट में हमको निवेश करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी एसेट जिसमें हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टमेंट के लायक भी है या नहीं, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, हमने जब वीडियो शुरू किया था तो एक सवाल आपसे पूछा था कि क्या आप सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और शायद क्या उसमें आप अभी तक लॉस में हैं, या आपके रिटर्न्स 2, 4, 5% ही हैं। तो इसका जवाब जो है वो आप लोग जानते हैं, आप लोग अपने अपने लिए जानते हैं। तो अब कोई एसेट वर्थ इन्वेस्टिंग है क्या, ये हम कैसे डिसाइड करें? इससे डिसाइड करने के लिए एक बैरोमीटर जो है वो मैं आपको देता हूं, वो है इन्फ्लेशन रेट। अगर महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है तो आपका निवेश कम से कम 7% की दर से जब बढ़ेगा तब आपकी परचेजिंग पावर इंटैक्ट रहेगी, तब आपकी खरीदने की क्षमता बराबर रहेगी। और अगर आपको पैसा और बढ़ाना है तो इन्फ्लेशन के रेट से भी ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो अब हम दो कंसेप्ट आपको आज सिखाते हैं। पहला कंसेप्ट है रिस्क फ्री रिटर्न्स। अब रिस्क फ्री रिटर्न एक इकोनॉमी में क्या हो सकता है? हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज मिलता है वो 3-3.5% हमको मिलता है। तो ये 3-3.5% ब्याज कमाने के लिए क्या हमको कोई रिस्क लेनी पड़ती है? या और ऊपर जाए तो हम एफडीज करते हैं, एफडीज पे हमको 6% के आसपास रिटर्न मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक अच्छे बैंक में, हमारे राष्ट्रीय बैंकों में या अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंकों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका एफडी का पैसा प्रिंसिपल कभी भी डूब सकता है। तो 6% देखा जाए तो ये हमारे लिए एक रिस्क फ्री रिटर्न हो गया, रिस्क फ्री रेट हो गया। या और ऊपर हम जाएं, थोड़ी सी अगर लिक्विडिटी हम सेक्रीफाइस कर सकें कि पैसा हम कुछ ज्यादा समय के लिए रख सकें और उसका थोड़ी सी लिक्विडिटी कम हम बर्दाश्त कर सकें, तो पीपीएफ में हमको 7.1% रेट आज की तारीख में मिल रहा है। तो दिस कैन बी अवर रिस्क फ्री रेट। इतना पैसा हम बिना रिस्क लिए कमा सकते हैं। तो अब अगर आप इक्विटीज में हैं तो आपको यह देखना है कि भैया कम से कम 7% तो मैं कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं। और अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो रिस्क लेके 7% से कम कमाने का क्या मतलब है? तो यहां आप लोगों को अपने आप को जज करना है कि हम इतने सालों से मार्केट में हैं, क्या हम 7% रिटर्न भी कमा पाए? अगर नहीं कमा पाए तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इक्विटी मार्केट छोड़ दो,
मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप इतना भी नहीं कमा पाए तो गलत फहमी में जीना बंद कर दें कि हम इक्विटी मार्केट के मास्टर्स हैं। अब हमें आगे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है अगर हम 7% भी नहीं कमा पाए। दूसरा जो कंसेप्ट मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा वो है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। अब इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होती है? इक्विटी रिस्क प्रीमियम मतलब कि जब 7% आप बिना रिस्क के कमा सकते हैं तो इक्विटी में हम रिस्क क्यों लें? तो इक्विटी में रिस्क हम इसलिए लेंगे कि हमें कुछ प्रीमियम मिल जाए। प्रीमियम मिल जाए मतलब कि 7% से भी कुछ ज्यादा अगर रिटर्न मिल जाए, मान लो 7% रिस्क फ्री रिटर्न है और 3% हम इक्विटी में डाल के एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, यानी 10% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो हमारा इक्विटी में आने का मतलब है। दोस्तों ये जो मैं परसेंटेज आपसे शेयर कर रहा हूं ये आपके पर्सनल होने चाहिए कि आप कितना इक्विटी रिस्क प्रीमियम कितना डिफाइन करेंगे कि 1% में भी आप रिस्क लेने को तैयार हैं, 2% में भी तैयार हैं, या 3% में तैयार हैं, या 7-8% आपको चाहिए। ये अपना अपना आप लोगों को डिसाइड करना है। तो दिस द बैरोमीटर मस्ट बी डिसाइडेड बाय यू। आपको डिसाइड करना है कि हम क्या बैरोमीटर अपना रखें। मेरे हिसाब से अगर 10% आप इक्विटी में कमा रहे हैं और लार्ज कैप्स में कमा रहे हैं जहां आपको रिस्क कम लेनी पड़ती है, तो रिस्क प्रीमियम जो 3% 4% का बहुत अच्छा है। तो दोस्तों हमने आज आपसे 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट शेयर किए। पहला कि डोंट बोरो स्टॉक आइडियाज। इफ यू बोरो स्टॉक आइडियाज, किसी से स्टॉक आइडियाज लेते हैं तो उसके पीछे की स्टोरी पे भी आपका कन्विक्शन होना चाहिए, तो प्रॉपर रिसर्च, पर्याप्त रिसर्च आप उस पर करें। दूसरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्ट हम क्यों करें, करें कि नहीं करें, तो वो हम शायद आप लोगों को क्लियर होगा कि इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तीसरा कंसेप्ट हमने शेयर किया कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को क्वांटिफाई कर पाए, जज कर पाए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करके हम ने सही किया या नहीं किया। अगर हमने सही नहीं किया तो हमें दूसरा एसेट क्लास चूज करना चाहिए, या इस एसेट क्लास जिसमें हम हैं उसमें हम कैसे इसको जस्टिफाई कर सकें, कैसे ज्यादा रिटर्न कमा सकें, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो इसी प्रकार के कुछ कंसेप्ट्स हम अब आने वाले अपने वीडियोस में शेयर करेंगे, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपने स्टॉक मार्केट के रिकमेंडेशंस भी दूंगा। जो शेयर्स पे मेरी कुछ रिसर्च है या एनालिसिस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डिसीजन कंप्लीटली आपको लेना है, ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज से है, तो सारे डिसीजन आपको खुद ही अपने लेना है। मैं सिर्फ आपको एक सहारा दे रहा हूं, एक डिसीजन पे पहुंचने के मैं शायद आपकी मदद करूंगा, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील ये करना चाहता हूं कि कृपया हमारे वीडियोस को आप लोगों से शेयर करें, लोगों को इन वीडियोस को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका फीडबैक आएगा, तो हम और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाएंगे। तो कृपया आप लोग वीडियोस पे कमेंट भी करें कि आप किन चीज़ों पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, या जो हमने कंसेप्ट आपसे शेयर किए हैं इस कंसेप्ट को क्या आप डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स हैं ये अपने आप में बहुत ही लंबे हैं, बहुत समय तक इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे आप लोगों से बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद अगले वीडियो में हम 2 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। वो है इप्का लैबोरेटरीज और सोलारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स। ये दोनों मेरे पोर्टफोलियो में हैं और मेरी इन पे रिसर्च है और मैं इनके ऊपर पॉजिटिव हूं। तो आने वाले वीडियोस में हम इन पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।